ठीक है आचार्य जी, मैं इसी वक्त जाकर इस्तीफा देता हूँ। देखिए, हमने ये सोचा है कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी हम शारदा देवी को देंगे। राजनीति में भाषण का बहुत बड़ा महत्व होता है मैडम, और सर ने इस तरह से बयान देकर आपके रास्ते में एक और पत्थर रखने की कोशिश की है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा बयान दिया है ताकि ये साबित हो जाए कि वो आपसे मिले हुए हैं। माँ को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन करवा चौथ का सहारा लेकर शंकर प्रसाद ने खुद पापा को रास्ता दिखा दिया। न्यूज़ देखो, पापा का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है और वो खुद राज्यपाल जी के पास इस्तीफा देने गए। इसका मतलब साफ है कि आखिर मुख्यमंत्री जी ने भी हार मान ली। क्या ये सच है कि आपको मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया गया है? जी। तो क्या आप इस पद को ग्रहण करेंगी? अगर मुझे मुख्यमंत्री के पद का लालच होता तो कभी का हाँ कर देती। मैंने ये कहा कि अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे उन्होंने इस घर से हटाने की कोशिश की तो अब इस घर के मान सम्मान को भी कोई नहीं बचा पाएगा। वो मेरा इशारा समझ गए। अगर ऐसा है तो सचमुच ये परेशानी की बात है। सबसे पहले तुम्हें बलदेव सिंह से बात करनी होगी। वो खुद भी मजबूर हैं, उन्हें तुम्हारा साथ तो देना ही होगा। उनसे बोलो कि तुम रागिनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो खुद रागिनी को घर से बाहर करने के रास्ते बनाएंगे, लेकिन सोनाली यूं दुखी और मायूस होकर नहीं, बल्कि तुम्हें अपने तेवर के साथ बलदेव सिंह से बात करनी हो। चलिए दीदी, मैं भी फोन रखती हूँ। बाय बाय। बलदेव सिंह राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले अपने घर के मसले तो सुलझाएं। अब आपने इस्तीफा दे ही दिया है तो अब पछताने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं लल्लन, पछताने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बात को तुम महसूस नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल तक मैं राजा था, राजभिखारी हो गया। ये तो सीधे आसमान से जमीन पर गिरने वाली बात हो गई। आपकी बात बिल्कुल सही है। इतने बड़े ओहदे पर बैठने के बाद ओहदा छोड़ते हुए दुख तो होगा ही। इस्तीफा देने के बाद खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। मीडिया वाले बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्या बात करूं? ऐसा लगता है कि मेरी हस्ती मिट गई। इस पद को खोकर जैसे ही सब कुछ खो दिया है मैंने। घर में भी सुकून नहीं। अरे कुर्सी तो आती जाती रहती है। आज लोगों ने आपको कुर्सी से उतारा है, कल ऐसा भी हो सकता है कि वही लोग आपको कुर्सी पर फिर से बिठा दें। ये कुर्सी मुझे नहीं चाहिए लल्लन, किसी भी हाल में नहीं चाहिए। ये लत है जो एक बार लगी तो फिर नहीं छूटती। इंसान पूरी उम्र उसी के पीछे भागता रहता है, और मुझे भी इसी कुर्सी की लत लग गई लल्लन। मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े, लेकिन जल्दी से इस कुर्सी को हासिल करूंगा मैं। लेकिन फिलहाल अपनी समर्थन से आपको किसी को तो बिठाना ही पड़ेगा, चाहे वो शारदा देवी हो या चाहे कोई और हो। हाँ लल्लन, बिठाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपनी सारी ताकत लगा दूंगा इस कुर्सी को हासिल करने के लिए। जो भी इस कुर्सी पे बैठा, उसे ज्यादा दिन तक इस कुर्सी पर काबिज नहीं रहने दूंगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बात दिल में दबा के रखना होगा और शांति से काम लेना होगा। पार्टी में अपनी पकड़ बनाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी, और उसी रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ लल्लन, अब मुझे भी लगता है कि पार्टी की मर्जी के खिलाफ जाकर इस्तीफा ना देकर मैं कुछ हासिल तो नहीं कर सका। हाँ, खुद पर दाग जरूर लगा दिया। अब उस दाग को भी मुझे ही धोना पड़ेगा, तभी पार्टी में अपनी जगह मजबूत कर पाऊंगा। अब सोचिए मुख्यमंत्री जी, कैसे करेंगे आप? कैसे आपकी ये जगह मजबूत होगी?
वो तो देख लेंगे लल्लन, लेकिन बस मुख्यमंत्री मत कहा करो। किसी के मुंह से मुख्यमंत्री सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे कान पे तमाचा मार दिया। मुख्यमंत्री मत बोला करो। दूसरों के रिश्तों की सच्चाई पता नहीं क्या है, लेकिन अपने रिश्ते की सच्चाई तो यही है कि जिसे मैं अपना जन्म जन्म का रिश्ता समझती थी, और वो रिश्ता सिर्फ स्वार्थ की बुनियाद पर कायम है। आप मुझे पानी पिलाने नहीं आए, प्यार से ना सही, शर्म से ही सही, आपकी तस्वीर देखकर व्रत जरूर खोलूंगी। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, बस यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया था। नमस्ते सर। सर, कल रात जब शंकर प्रसाद जी ने राज्यपाल महोदय को इस्तीफा सौंपा है, तब से राजनीतिक सरगर्मियां कुछ बढ़ गई हैं, और सुनने में आया है कि पार्टी ऑफिस में भानु प्रताप भी मिलने पहुंचे थे। ओ, तो भानु प्रताप भी कतार में आकर खड़े हुए हैं। अरे वही नहीं सर, कई लोग इस कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन सुनने में यह आया है कि आचार्य जी की नजर मुख्यमंत्री पद के लिए शारदा देवी के ऊपर अभी भी है। ऐसे कैसे सक्सेना जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया को भी यह बात अच्छी तरीके से पता चल गई है कि मां पापा से मिली हुई है। उसके बाद भी आचार्य जी मां को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे सर, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सक्सेना जी, आपको गलत खबर मिली होगी। नहीं राजवीर, जनता समझे या ना समझे, लेकिन राजनीति के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, उन्हें खेल भांपने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ठीक कहते हैं आप सर। तुम ये बात सोचो राजवीर, कि अगर शारदा मेरे इशारों पर चल रही होती, क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहता कि हमारे रिश्ते अभी तक मजबूत हैं? हरगिज नहीं कहता। मैं इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश करता। वही तो सर जी, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो लोग यही तो समझ रहे होंगे कि आप जानबूझ करके सबको यह संदेश देना चाहते हैं कि शारदा देवी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ताकि आचार्य जी शारदा देवी को मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव ना दें। ये बात आचार्य जी समझ चुके होंगे कि मैं असल में क्या चाहता हूं, और हो सकता है कि अब भी वो शारदा को ही मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पापा, अब इस बात से निपटने का क्या रास्ता है? फिलहाल ना ही तो हमारे पास कोई रास्ता है आचार्य जी को रोकने का, और ना ही हम शारदा को पूरी तरह मजबूर कर सकते हैं। सक्सेना, तुम ऑफिस जाओ और सारे माहौल पर नजर रखो। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगा। जी सर। पापा, वैसे अगर आप चाहें तो मां को मना सकते हैं। आज करवा चौथ है, आप किसी तरह मां को मना लीजिए ना। आप वैसे भी मां को पानी पिलाने तो जाएंगे ही। नहीं बेटा, मैं शारदा को पानी पिलाने नहीं जाऊंगा। उसका फोन आया था, उसने मुझे वहां आने से मना कर दिया है। क्या? वो करवा चौथ मनाएगी,
लेकिन अकेले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा जब इस तरह मुझे करवा चौथ मनाना पड़ेगा। किस कदर अकेली हो गई हूं मैं। एक तरफ ऊपर वाले ने मुझ जैसी औरत को, जिसने सचमुच कभी घर की दहलीज भी नहीं लांघी, उसे दुनिया की नजरों में ला दिया। लेकिन दुनिया की नजर में आने के बाद जितनी अकेली हो गई हूं मैं, क्या यही सच है कि एक तरफ भगवान अगर कुछ देता है तो दूसरी तरफ कुछ कम भी कर देता है। शायद इसीलिए कहते हैं जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। रागिनी कोमा से बाहर आई तो ये सोचकर मैं खुश थी कि अब कम से कम रागिनी का साथ तो मिलेगा। लेकिन अनजाने में मैं उसकी नजरों में भी गिर गई। रागिनी सोनाली को लेकर मुझे जिम्मेदार समझती है। अब उसके दिल में भी शायद मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या उसे आज के दिन भी एक बार भी मेरी याद नहीं आएगी? पहली बार करवा चौथ हम सब कितनी खुशी से मना रहे थे। इस बार सारी खुशियां बिखर गई। लेकिन जिस तरह मैं रागिनी को याद कर रही हूं, क्या वो भी मुझे याद करती होगी? कहते हैं इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में झांक कर देखें तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने ऐसी क्या गलती करी थी जो उन्हें इस बात की सजा मिल रही है। किसकी बात कर रही हो तुम? माँ जी की बात कर रहे हैं। पता नहीं वो खुद को कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। हमें इस बात का अफसोस तो है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने किया हमें उसकी उम्मीद नहीं थी और इसीलिए हम उन्हें माफ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो शायद आपकी खुशी के लिए किया। तो फिर आपको उनका ख्याल क्यों नहीं आता? ख्याल तो आता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? राजवीर, माँ जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आज उन्हें करवा चौथ का त्योहार अकेले मनाना पड़ रहा है? माँ की गलती यह है कि वो पापा के खिलाफ जाकर कदम उठाना चाहती है। उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि पापा ने उन्हें चुनाव में खड़ा किया था और पापा ने ही उन्हें चुनाव जिताया था। मेरा तो यह मानना है कि किसी भी इंसान को इतना ईमानदार नहीं होना चाहिए कि वो अपने घर वालों का ही दुश्मन बन जाए। चलो माना कि माँ जी ने गलती की थी, इस वजह से वो पापा जी से अलग हैं। लेकिन हमने ऐसी कौन सी गलती की थी राजवीर जो तुमने सोनाली को लाकर इस घर में बैठा दिया?
अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ तो उसी दिन मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा, समझी? जिंदगी का भंवर है। हम तो हर वक्त तुम्हारे प्रति समर्पित रहे, वफादार रहे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? हमारे अधिकार को छीनने वाली सोनाली। रागिनी, क्या तुम इन बातों को भूल नहीं सकती? हम अपने बारे में तो भूलते ही जा रहे हैं, लेकिन सोनाली के बारे में नहीं भूल सकते। देखो रागिनी, सोनाली अब इस घर की बहू है और उसे भी हम इस घर से निकाल नहीं सकते, और उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। सोनाली अगर तुम्हें प्यार करने वाली कोई मासूम लड़की होती ना, तो शायद हम उसे माफ भी कर देते और स्वीकार भी लेते, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सोनाली एक बहुत ही शातिर लड़की है, जिसने जानबूझकर तुम्हें अपने जाल में फंसाया है। ओफो, ये क्या कह रही हो तुम? किसने तुम्हारे दिमाग में ये सारी बातें भर दी? जब एक दिन ये बात खुलेगी ना, तो सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, और वो वक्त दूर नहीं है जब सोनाली की सच्चाई भी तुम्हारे सामने आएगी। हाँ बोलो। बच्ची राजवीर रागिनी के कमरे में बैठा हुआ है। तो जब भी उसके कमरे में जाता है, रागिनी उसे बाहर आने ही नहीं देती। से ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर जहां से आई वहीं लौट जाओ। मुझे क्यों सुना रही हो? इसलिए सुना रही हूं क्योंकि रागिनी को आप ही रोक सकते हैं। क्या? हाँ पापा जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर माँ जी ये घर छोड़कर जा सकती है तो रागिनी क्यों नहीं जा सकती इस घर से? अब उसका रास्ता आप ही को ढूंढना होगा कि रागिनी इस घर से कैसे जाएगी। अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है करो। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जो तुम चाहती हो। तुम ये सोचती हो कि अगर ये बात खुल गई तो क्या होगा, और ये सोचकर मैं डरता रहूंगा। दरअसल अब बात छुपी ही कहां रही। रागिनी 4 दिन पहले ही घर लौटी और उसे ये पता चल गया कि तुमने मुझे किस तरह मजबूर किया था। क्या? हाँ, और अगर रागिनी इस बात को जानती है तो फिर पता नहीं कौन कौन इस बात को भी जानता है। रागिनी भला इस बात को कैसे जान सकती है? ये जाकर उससे पूछो ना, जिसने तुम्हें ये वीडियो दिया था, और उससे ये भी पूछना कि रागिनी के साथ साथ
और कौन ये बात जानता है। और हां, एक बात और समझ लो, अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ तो उसी दिन मैं तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल दूंगा, समझी? और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि बलदेव सिंह किसी के आगे झुकता नहीं, और अगर राजवीर भी तुम्हारे साथ जाना चाहता तो मैं उससे भी धक्के देकर बाहर निकालता। अरे सर, मैं तो ये सोच करके खुश हो रहा था कि आपके हाथों पिलाया गया 4 बूंद पानी शारदा देवी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगा। व्रत तोड़ने के लिए पिलाया गया 4 बूंद पानी और मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। जिंदगी एक भंवर है। जाओ, अंदर जाओ। और रागिनी और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, इस बारे में मुझसे बात मत करना। अरे सर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर मीडिया वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। वो दरअसल आपका शारदा देवी को पानी पिलाने का लाइव रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या बात है सर, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? अरे सर, मैं तो ये सोच करके खुश हो रहा था कि आपके हाथों पिलाया गया 4 बूंद पानी शारदा देवी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगा। व्रत तोड़ने के लिए पिलाया गया 4 बूंद पानी और मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। सर, ये करवा चौथ सबके लिए यादगार होगा। अरे सर, जाइए जाइए, मीडिया वाले आपका इंतजार कर रहे हैं और अभी चांद भी निकलने वाला है। मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन क्यों सर? आप ऐसा मौका क्यों खोना चाहते हैं? शारदा ने मुझे आने के लिए मना किया है। वो अकेले ही अपना व्रत खोलेगी। तुम्हारी वजह से इस घर का मान सम्मान खतरे में न पड़ जाए, मैं तो ये बात को लेकर डर रहा हूं। ख्याल रखो राजवीर, मैं इस तरह के किसी भी कानूनी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता। एक बात कान खोलकर सुन लो रागिनी, अगर इस घर में रहना है तो सोनाली के साथ ही रहना पड़ेगा। हरगिज नहीं। जिस तरह सोनाली को इस घर में लेकर आए थे, तुम्हें सोनाली को उसी तरह इस घर से लेकर जाना पड़ेगा।